खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाबू आपके साथ यशु शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूस से भारत के लिए रवाना हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम 6:30 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी संग करेंगे डिनर। वायु प्रदूषण के खिलाफ विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सोनिया गांधी बोली, मुझ जैसे बुजुर्गों को हो रही परेशानी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, एसआईआर से नकली वोटरों का डर कम हुआ। कोर्ट ने बीएलओज की मौत पर चिंता जताई, काम का बोझ कम करने के दिए निर्देश। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला टाला, लालू परिवार पर आज तय होने थे आरोप। राउज रेवेन्यू कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आम परिवारों, महिलाओं और बच्चों तक फैला एचआईवी। यूपी के लखनऊ में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, मेयर ने खुद बस्ती जाकर जांचे कागज। 100 से ज्यादा घुसपैठियों की हुई पहचान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर अमृतसर से है, जहां पर अमृतसर पठानकोट मेन रोड पर गोपालपुरा के पास बुधवार को एक प्राइवेट बस और मिक्सर ले जा रहे ट्रिपल ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में कम से कम 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक टिप्पर ट्रक के चालक ने बिना कोई सिग्नल दिए और सामने से आ रहे ट्रैफिक को देखे बिना ही अचानक सड़क पार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पठानकोट से अमृतसर की ओर आ रहे तेज गति से आ रही बीटीसी कंपनी की प्राइवेट बस की टिप्पर से आमने सामने की भयानक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और अंदर भी सभी सीटें उखड़ गई। हादसे में मारे गए लोगों में बस ड्राइवर और एक 15 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जिनकी पहचान की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और घायलों को पास के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया। सर मैं ड्यूटी करदा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ में ਬਟਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਇਹ BTC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਟੱਪਿਆ ਇਹ BTC ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੀਡ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 150 ਚੱਕੀ ਦੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ 5-6 ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ खबर अमृतसर से है, जहाँ कुछ हफ्ते पहले अमृतसर बस स्टैंड पर कलो बस स्टॉप इंचार्ज माखन सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले को अमृतसर पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शूटरों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज, खुफिया जानकारी और टेक्निकल जांच के आधार पर की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सबसे पहले जॉन को पकड़ा गया, जो घटना के वक्त मोटरसाइकिल पर बस स्टैंड के बाहर खड़ा था। उससे पूछताछ के बाद शूटर करणवीर सिंह और करण दलेर सिंह और लवप्रीत सिंह और लव को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हमलावरों को पनाह देने के आरोप में विक्रमजीत सिंह और विक्का और घटना को सनसनीखेज बनाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वाले धर्मवीर सिंह और फजोबन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नवंबर ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ 6 ਦੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ 3 ਸ਼ੂਟਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੌਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर महेंद्रगढ़ एसडीएम कनिका गोयल ने अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। अभियान के तीसरे दिन व्यापारियों और दुकानदारों के चालान किए गए। व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाई का फिर विरोध किया है। वही दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन तानाशाही पर उतर आया है, जो कि सरासर गलत है। बताते चले कि एसडीएम कनिका गोयल नगर पालिका कर्मचारी और पुलिस फोर्स के साथ बालाजी चौक पहुंच गई थी। इसके बाद वहां से गांधी मार्केट, शंकर मार्केट, सब्जी मंडी, परशुराम चौक तथा 11 हटा बाजार पहुंची। टीम को देखकर दुकानदार और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। रेहड़ी चालक इधर उधर भागते नजर आए। वहीं एसडीएम ने सब्जी मंडी के अंदर भी सब्जी विक्रेताओं और आड़तियों को अपना सामान हटाने और मंडी का गेट छोड़ने की हिदायत दी है। प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया और नारेबाजी की है। प्रशासन द्वारा तानाशाही की जा रही है, जनता बावड़ी हो रही है। और ये मेहनत की जनता चुप है, बाकी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और हमें हम इसका विरोध करके बाजार को बंद करने का काम करेंगे। क्या किया जा रहा है? कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है। व्यापारियों का एक शिष्टमंडल, कुछ व्यापारी भाई आज एसडीएम महोदय महेंद्रगढ़ और तहसीलदार महेंद्रगढ़ और नगर पालिका अधिकारियों से मिलने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अधिकारियों का क्या रुख है, वो हमारी मांग कहाँ तक मानते हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई, अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सामान लग रहा था, आए दिन मनमानी चल रही इनकी। दुकान के अंदर से सामान उठा के लाए, इसमें से 1-2 झूले अपने जानकार को भी दे दिए। ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, इनके डेली आए मार्केट में सामान उठा के दुकानों में चले जा रहे हैं। बच्चा ये है, कमेटी गलत तरीके से काम कर रही है। कोई सिस्टम बना के करो, व्यापारी बाजार सहयोग करेगा, लेकिन बे तरीके से काम करेंगे उसका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो व्यापारियों को परेशान करने हुआ। फिर तो हमारी चाबी ले लो, हम दुकान बंद कर देते हैं, ताला लगाते थे दुकान पे, चाबी रख लो अपने एटीएम ले जाओ अपने पास। अब दुकान पे गांठ आ गई। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर प्राइवेट बस परिचालकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी और मारपीट के मामले थमने का नाम नहीं ले। नारनौल के बाद अब महेंद्रगढ़ में एक आईटीआई छात्र के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया, जिसके विरोध में आईटीआई के छात्रों ने शहर में उग्र प्रदर्शन किया और आरोपी परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं आईटीआई महेंद्रगढ़ में पढ़ता हूँ। प्राइवेट बस वालों ने मेरे मारी है और मेरे से गंदी गाड़ी बकी है, माँ भाणी की गाड़ी बकी है और मेरे बस नंबर मेरे फोन में फोटो है, ठीक है। और ऐसे बोला कल से जब प्राइवेट बस में बैठा ना तो है ना तेरे मारा जाएगा तू, ऐसे बोला। पास चलवा रहे थे, पास चल रहे हैं सभी का। और लड़की के मान लग रहा कल मेरी जिज्जी का रेप्ट मारा उसी ड्राइवर ने। क्या नाम है ड्राइवर का? नाम नहीं पता। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर जिले के बाबत क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी सगी भतीजी को पाने के लिए 5 वर्षीय भतीजे का स्कूल से अपहरण कर लिया। आरोपी ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी चाचा ने बच्चों को छोड़ने के बदले लड़की को मांगा था और उसे धमकी दी थी कि यदि लड़की को नहीं सौंपा गया तो उसकी हत्या कर देगा। जानकारी के मुताबिक आरोपी की भतीजी पर पहले भी उसकी गलत नजर थी। 1 साल पहले वह भतीजी को लेकर फरार हो गया था। उस समय प्रज्वल ने किसी कारणवश पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। 1 सप्ताह पहले प्रज्वल लड़की को वापस घर लेकर आए थे। मुलजिम की बात में ले ली, रिमांड लेकर आओ, ठीक है? ले ली फोटो। मुलजिम की बात में ले ली, रिमांड लेकर आओ, ठीक है? ले ली फोटो। खबर हजारीबाग से है, जहां पर जिले के बड़खा गांव के रडारी सेवा पर स्थित एनटीपीसी के सिकरी साइट कार्यालय के समक्ष कर्णपुरा माइनिंग संवेदक संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्णपुरा कोल माइनिंग संवेदक संघ के लोगों ने एनटीपीसी प्रबंधन के ऊपर स्थानीय विस्थापित प्रभावित संवेदकों को उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय संवेदकों को नजरअंदाज कर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य प्रदेशों के संवेदकों को टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत कर लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। पूरा कोल माइनिंग संवेदक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कोल माइनिंग संवेदक संघ का हम लोगों ने एनटीपीसी को बहुत सोच करके यहाँ हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुलवाया था, लेकिन एनटीपीसी ने हम लोगों के साथ बहुत गलत काम कर रहा है। 1 करोड़ टेंडर, 1 करोड़ का जो टेंडर होता है वो लोकल वेंडर को देने की बात हो रही थी और बात हुई थी और पहले से चला आ रहा था ये। अभी कुछ दिनों से कुछ एनटीपीसी के अधिकारियों के मिली भगत से बाहर से ठेकेदारों को छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा वहाँ के संवेदक को ला करके 1 करोड़ से कम का टेंडर में लोगों को निमंत्रण दे दिया जाता है और ये लोग लेस में काम ले लेते हैं। हम लोग के सामने ये रोजगार का मुद्दा बन गया है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। और हम लोग का ये संवेदक संघ जो बनाए हैं वो केरेडारी बड़का गाँव जो विस्थापित और प्रभावित लोग हैं वो सारे हमारे से यहाँ के इस संघ से जुड़े हुए संघ के मेंबर हैं। और ये सारे लोग आज कहीं न कहीं एनटीपीसी पहले वादा की थी कि हम आप लोगों को सारा काम यहाँ के लोकल रैयत को और विस्थापित और प्रभावित लोगों को देंगे, लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। बस कोई काम नहीं है। यही विवश होके आज हम लोग ऐसे धरना पे बैठे हुए हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके नेतृत्व में जुटे प्रदर्शनकारियों ने मौलाना बदनी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के पुतले फूंककर अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही सनातन और सनातनी आस्था के प्रतीक देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। तत्व हैं जो जिहादी तत्व हैं और ये अलग अलग हिंदू मुस्लिम तत्व हैं जो जिहादी तत्व हैं और ये अलग अलग हिंदू मुस्लिम
खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से अलग अलग ब्रांड की 13,812 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त सुशील कुमार निवासी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने अभियुक्त को टोल प्लाजा सीतापुर रोड थाना टौंजा जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है जो बिहार राज्य में शराबबंदी होने के कारण बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करता है। पंजाब एवं चंडीगढ़ राज्यों में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब प्राप्त करते हैं, जिसे बिहार राज्य के अलग अलग जनपदों में सप्लाई किया जाता है। खबर अमेठी से है, जहां पर पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर ढेबा गांव में एक घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। छोटे भाई दिनेश वर्मा ने अपने बड़े भाई राकेश वर्मा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि हत्या घरेलू विवाद के चलते की गई है। खबर खटीमा से है, जहां पर एक हृदय विदारक हादसा सामने आया, जहां पर रिश्तेदारी में जा रहे एक बुजुर्ग दंपति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब दंपति रेलवे पटरी के रास्ते से जा रहे थे और अचानक आती ट्रेन की जद में आ गए। मृतकों की पहचान रामदत्त जोशी व उनकी पत्नी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार रामदत्त जोशी बीआरओ में असम में तैनात थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। सुबह पति पत्नी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक पुरुष और महिला को मृत अवस्था में लाया गया है, जिनको बताया गया कि ट्रेन द्वारा कट गए हैं। अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। मम्मी पापा थे, सुबह मॉर्निंग में रिश्तेदारी में जा रहे थे, शायद हॉर्न नहीं दिया हुआ, ट्रेन ने चपेट में आ गए। कितनी एज थी उनकी? 56 लगभग। माता की 54 साल थी। तो पिताजी का ड्यूटी भी करते थे? हाँ, पोस्टिंग आए थे तेजपुर से, घर आए थे, जाना था जम्मू कश्मीर में। किस विभाग में थे ये? बीआरओ गरीब। खबर कासगंज से है, जहां पर जनपद कासगंज की गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने गेस्ट हाउस के बाहर खड़े 2 भाइयों सहित 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। बता दें कि कासगंज जनपद के थाना गंजडुंडवारा क्षेत्र के नगला मानसा के रहने वाले राम स्नेही के पुत्र विकास की बीते दिवस शादी थी और शादी का कार्यक्रम कादरगंज रोड पर स्थित जेडीएस पैलेस में चल रहा था। तभी बीती देर रात राम स्नेही के भाई गिरीश अचानक 5 को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गिरीश, सुरेश व ब्रजेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि नन्हे व धर्मेंद्र मामूली रूप से चोटिल हो गए। तुम्हें जानकारी है तो एक सेकंड बस हौसला है बापू। आप यहाँ आए हैं, क्या पोस्टमार्टम, क्या मामला क्या रहा है? ये मामला ये है, मेरे साले के पिता की विकास की शादी थी गंडवारा। कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा था, सारा काम समाप्त हो गया, कार्यक्रम पूरा काम खत्म हो गया, सब लोग घर पे जाने वाले थे। तो रिश्तेदार लोग आए थे यहाँ दावत खाने,
उन्होंने कौन सी रंजिश लेके गाड़ी पीछे करके एक्सीडेंट मारा है, सीधा सीधा जानलेवा हमला। जनपद कासगंज के गंडोवारा कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, गेस्ट हाउस के बाहर खड़े 5 लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा 5 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गाड़ी चालक की तलाश में जुट गई है। कासगंज से केनी इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में। हरक सिंह रावत द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही। कहना है कि नेताओं का बैकग्राउंड मैं जानता हूं, वो भाजपा के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, जिसको लेकर भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में और उनके पास राजनीतिक मुद्दे ही नहीं है। दुनिया को कैसे पता चलेगा? तुमने भी अपना स्तर बहुत गिरा दिया। सही बोला आप उस बात को टीवी में दिखा रहे हो, तुमने मैंने उसके आप भी बोलोगे, आप कभी दिखा देंगे। ये तो गलत है। आप वो दिखाइए जो समाज को फायदा देगा भाई। आप ये बताओ कि तेरी बौद्धिकता क्या है, तेरा बौद्धिक स्तर क्या है, तेरा राजनीतिक। अच्छा लोगों को बोलना तो चलाएंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया को कैसे पता चलेगा? बुरा मत मानो, तो मैं कड़ी बात बोल रहा हूँ। तुमने भी अपना स्तर बहुत गिरा दिया। सही बोला आप उस बात को टीवी में दिखा रहे हो, तुमने मैंने उसके आप भी बोलोगे, आप कभी दिखा देंगे। ये तो गलत है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करमेर रोड पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शीटर सत्येंद्र और गोलू पुलिस को देखते ही फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों बदमाशों के बार में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि बीते रविवार की रात मामले विवाद के चलते दोनों आरोपियों ने 2 युवकों पर फायरिंग की थी और इस घटना में अनुज नामक युवक के सीने में गोली लगी थी। मामले में उरई कोतवाली में सत्येंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, दोनों के खिलाफ आटा थाने में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले पहले से ही दर्ज थे। आशीष और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अभी से तैयारी करने के पुख्ता निर्देश दे दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में संभावित भारी शीत ऋतु को देखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं सख्ती से दुरुस्त करनी शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने और उसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने को कहा है। इसके साथ ही सचिव ने सभी जनपदों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। रात में जहां आवाजाही अधिक होती है, उन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी। रैन बसेरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बेसहारा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालन विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही आम लोगों को शीतलहर से बचाव के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया जाएगा। वहीं सचिव आपदा ने बताया कि 23 दिसंबर को शीतलहर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रस्तावित की गई है, जिसमें सभी जनपदों से विस्तृत चर्चा की जाएगी और भविष्य की जरूरतों पर भी विचार होगा। सभी जनपदों में जितने बजट की आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में बजट है। जनपदों को अभी मेरे द्वारा 3 दिन पहले बैठक ली गई है। यह भी कहा गया है कि अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप डिमांड कर लें, पैसे तत्काल हम दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टैंडिंग आदेश हैं कि जनपदों से जब भी धनराशि की डिमांड आती है, बिना विलंब किए धनराशि निर्धारित की जाए और हम लोग उसके लिए
सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जिलों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और यदि किसी जिले को अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी तो उसे तत्काल जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि धनराशि की हर मांग पर बिना देरी की स्वीकृति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। डिटेल में चर्चा की जाएगी। तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षण करेंगे कि क्या तैयारी हमारी क्या स्थिति है और भविष्य में क्या क्या करने की आवश्यकता है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, प्रशासनिक तैयारियां भी उतनी ही तेज हो रही है। शीतलहर से निपटने की इन तैयारियों का कितना असर दिखेगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट उत्तराखंड। और खबर गदरपुर से है, जहां पर किसान सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। अध्यक्ष बने करण रंधावा और उपाध्यक्ष असीम मंडल के साथ ही सभी संचालकों ने शपथ ली है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान समिति अध्यक्ष करण रंधावा ने कहा कि किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराना, बकाया भुगतान और पारदर्शी कार्य प्रणाली उनकी प्राथमिकता रहेगी। करण रंधावा जिसको ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में रोकने का प्रयास किया गया, वो करण रंधावा आज दिनेशपुर एक बड़ी सोसाइटी है उसके सम्मानित अध्यक्ष के रूप में और पूरे बोर्ड का गठन हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। माननीय मुख्य अतिथि अरविंद पांडे विधायक जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रेमानंद महाजन जी, राजेंद्र पाल सिंह जी सबकी उपस्थिति में और ये भारी जनसैलाब के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कि जनता ने जिस उद्देश्य से उनको बोर्ड का सदस्य व अध्यक्ष बनाया है उसको ये पूर्ण करें, जनता के हित में काम करें, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आप समझ सकते हैं कि पहले देश के अंदर कितनी बड़ी कालाबाजारी होती थी यूरिया खाद के नाम पे। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि सारी कालाबाजारी को ख़त्म करना है और सहकारिता को अपने पैरों पर खड़ा करना है। देहरादून में उस समय सनसनी फैल गई जब लाडपुर के घने जंगल क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ। सुबह जंगल में घूमने पहुंचे लोगों ने एक युवक को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम की गतिविधियों से घिर गया। मौके पर पहुंची दून पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए शव की जांच शुरू की। फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल पर जुटे हैं जो कि मौके से मिले सबूतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पंछियों और वन्य जीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए एहतियात तौर पर सुरक्षा के सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं होगी। प्रभावितों को तुरंत मुआवजा वितरण करें। डीएम ने डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट के निकट केशवपुरी में स्थित डंपिंग यार्ड में मौजूद कूड़ा निस्तारण में तेजी लाएं।
देखिए अभी हाल ही में प्लेन्स को बर्ड हिट्स की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें एक में नोज़ डैमेज हुआ था प्लेन का और एक में रोटर ब्लेड्स डैमेज हुए हैं। और ये ना सिर्फ हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी आर्थिक क्षति का मामला है, बल्कि जो पैसेंजर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनके लाइफ सेफ्टी का मैटर भी है। तो इसमें जो हमारे मानक हैं डबल AI के और एयरपोर्ट संचालन SOPs हैं, उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में धराली आपदा पर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में धराली के लिए रवाना हुए प्रतिनिधिमंडल का उत्तरकाशी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान गणेश कोदियाल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं के स्नेह और सम्मान के प्रति आभार व्यक्त किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धराली आपदा की यादें आज भी ताजा है। उन्होंने दावा किया कि आपदा के समय वो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जहां के हालत बेहद भयावह थे। खबर विकासनगर से, जहां पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर जन संघर्ष मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर बड़ा हमला बोला। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की हालिया सख्त टिप्पणी के बाद स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गहरा रोष जताते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में खराब स्वास्थ्य सेवाओं, लूट खसोट, गर्भवती माताओं की मौत और इलाज न मिलने जैसे तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से चाबुक चलाया है, उससे ये स्पष्ट है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लेकिन विगत कई मास की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। हर जगह लूट खसूट, इन तमाम चीजों को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, तमाम जो दुर्गम इलाके में उनमें चिकित्सकों की तैनाती न होना, इन मामलों में अभी माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार पे चाबुक चलाया है। और ये समझ लीजिए, जब न्यायालय का चाबुक चलता है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जो इस विभाग का जिम्मा संभाले हुए बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज बताइए, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री की प्रदेश को क्या जरूरत है? भाई आपसे क्यों नहीं संभल पा रहा है? और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। प्रत्येक खेल हम सबको उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। हर व्यक्ति के मन में प्राचीन काल से ही यह भाव रहा है और भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है। और स्वस्थ शरीर, एक निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में
प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है और खेल कूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए। हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है। इनको लगातार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है, उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम, ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ भी हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही हैं। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह इसकी तैयारी करने के लिए एक अवसर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें देती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले लगातार 7 वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर होता है और बड़ी संख्या में यहां पर एक टीमें भाग ले रही हैं और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने और 24 कोच और टीम के मैनेजर ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे, भारतीय सेना, जेडी एकेडमी और उत्तर प्रदेश की टीमें शामिल हैं। अभी आपने शानदार फाइनल का मैच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की टीम में देखा है। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही, पूर्वोत्तर रेलवे उप विजेता रही। मैं सबसे पहले दोनों टीमों को बधाई देता हूं और उन्नत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी
ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा, उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया, यानी वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी जो खिलाड़ी प्राप्त करता है, अक्सर विभाग उसको प्रैक्टिस करने के लिए अवसर नहीं देते थे। हमने कहा नहीं, इस खिलाड़ी को पूरी प्रैक्टिस करने का अवसर मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर, उसमें से ज्यादातर को पुलिस में, उनको सरकारी नौकरी में समायोजित कर चुके हैं और उन्हें वहां पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है। खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रोत्साहन के कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर आज चल रहे हैं, यानी ओलंपिक में एकल गेम हो या टीम गेम, कॉमनवेल्थ एशियाड हो, एशियन गेम हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस प्रत्येक गेम में खिलाड़ी, टीम, उनके प्रतिभाग करने, उनके मेडल पर भी पुरस्कार की राशि अलग अलग घोषित की गई है। ये सभी आयोजन खेलकूद की गतिविधियों के प्रति सामान्य नागरिक को जागरूक करने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है और आज उसी का परिणाम है। जब ये प्रतियोगिताएं आगे बढ़ेंगी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपने क्रिकेट लीग के बारे में तो सुना होगा, अब तो कबड्डी लीग भी हो रहे हैं और इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय। इसमें देखा गया कि इतना लोकप्रिय खेलों में से लोगों ने कबड्डी को माना है और वो सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। पूरी टीम खेलती है, खेलकूद के कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, क्योंकि कबड्डी अपने आप में एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी के प्रति आप देखते होंगे कि उनकी हर रेड, हर टैकल और हर बोनस पॉइंट केवल एक खेल नहीं होता है, बल्कि नए भारत की ऊर्जा का वह प्रतीक होता है। यानी हमारी ऊर्जा का, उस खिलाड़ी की ऊर्जा का मतलब देश की जिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उस टीम का, उसकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। हर खेल हमारे युवाओं की स्फूर्ति, उनके अटेंशन को और उसके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को भी विकसित करती है। खेल सिखाता है कि सफलता सामूहिक प्रयास से मिलती है। खिलाड़ियों में सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होता है और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नौजवान से अपेक्षा की वह किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मैं एक बार फिर से अभी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में फाइनल मैच जीतने वाली टीम को बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। खेल का अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन और अच्छे प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, आपके इन आशीर्वचनों के लिए और खेल और कबड्डी के महत्व को जो आपने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है
पुरस्कार वितरण का। सबसे पहले हरियाणा की टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और पूर्वोत्तर रेलवे से आप 47-38 हारे थे, उस टीम के खिलाड़ियों को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं मेडल्स और ट्रॉफी और चेक के लिए। टीम में हितेश हैं जो प्रो कबड्डी खेल चुके हैं, उसके बाद चिंता है, अक्षित, अंकित, नीरज, जय भगवान, फिर अमन है, रोहित हैं, मोहित भी हैं, मनप्रीत भी हैं, अमन पहल, नितिन। और करेंगे खबरों का खबर देहरादून से है, जहां पर आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए दून पुलिस ने सुबह पूरे जनपद में व्यापक आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने भीड़भाड़ वाले इलाके, संवेदनशील स्थानों, सीमावर्ती चेक पोस्ट और आंतरिक मार्गों पर सघन जांच की। अभियान के दौरान पुलिस ने 2607 वाहनों की चेकिंग की तथा 4924 व्यक्तियों से पूछताछ कर आवश्यक सत्यापन किया है। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की दस्तावेज भी जांचे गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को नियमित चेकिंग के साथ साथ समय समय पर वृहद आकस्मिक जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। देहरादून में चैम्बर की मांग को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल को पचवादून बार एसोसिएशन में भी समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। विकासनगर तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए वकीलों ने तहसील प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रेषित किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने हाल ही में डुकरानी सिविल कोर्ट के पास यूजेवीएनएल की जमीन पर बने वकीलों के चैम्बर तोड़े जाने की एवज में जमीन आवंटित किए जाने की मांग की है। आज जो हमारे द्वारा विकासनगर तहसील में समस्त अधिवक्ताओं को एकत्रित करके जो प्रदर्शन किया गया है, उस प्रदर्शन से पूर्व पिछले 25 दिन से देहरादून में जो अधिवक्ता है, हमारे अधिवक्तागण हैं देहरादून बार एसोसिएशन के, वो लोग आंदोलनरत हैं, सड़क पर हैं और उनकी मांग ये है कि जो पुराना बार एसोसिएशन की बिल्डिंग है उसको रैन बसेरे के नाम पर स्वास्थ्य विभाग को आवंटित कर दी गई और वहां पर चैम्बर तोड़े जाने हैं। उन अधिवक्ताओं को हजारों की तादाद में अधिवक्ता है, लगभग 5000 से ज्यादा अधिवक्ता वहां रजिस्टर्ड है और उनको समर्थन देने के लिए हमने ये हड़ताल की। खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचने वाले देश विदेश के पर्यटकों को मुख्य मार्ग पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द ही राहत मिल सकती है। समस्या को देखते हुए मसूरी के वैकल्पिक मार्ग लंबीधार के माड़ी रोड को सिंगल लेन से बढ़ाकर 1.5 लेन करने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस चौड़ीकरण परियोजना की सफलता के लिए इसके शुरुआती स्थल गढ़ी कैंट चौक क्षेत्र में स्थायी सिंचाई विभाग के केनाल को भूमिगत करना आवश्यक है। वर्तमान में केनाल के पास स्थायी दुकानें लगी हैं और एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमित है।
खबर खटीमा से है, जहां पर शारदा नदी में चल रहे निर्माण कार्य के कारण पानी छोड़े जाने की अवधि को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है। सहायक अभियंता प्रथम हेड वर्क शारदा नहर बरेली ने बताया कि जनपद पीलीभीत और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बीच बहने वाली शारदा नदी में क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और निर्माण कार्य निर्धारित है। 20 दिनों की अवधि में पूरा नहीं हो सका, इसी कारण विभाग ने निर्माण अवधि को 5 दिन आगे बढ़ा दिया। पानी बंद रहने के कारण क्षेत्र के किसान सिंचाई संकट का सामना कर रहे थे। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि नदी में पानी छोड़ा जाना इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा। शारदा बैराज, बनबसा और शारदा नहर के अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक अनुरक्षण है, उनके लिए शासन स्तर द्वारा 10 नवंबर से 30 नवंबर तक 20 दिन की अवधि के लिए शारदा मुख्य नहर का क्लोजर दिया गया था। और उस क्लोजर अवधि में जो हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हैं या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो काम चल रहे थे और जो शारदा बैराज पे काम चल रहे थे, जो दिन रात लगातार चल रहे थे, वो अभी 20 दिवस के अंदर पूर्ण नहीं हो पाए। कुछ उसमें आवश्यक कार्य बचे हुए हैं, इसलिए उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए शारदा मुख्य नहर की जो क्लोजर अवधि है वो 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। खबर देहरादून से है, जहां बिना लाइसेंस और अधूरे कागजात वाले विक्रम मालिकों पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय विभाग सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि उनका विभाग जल्द ही इस संबंध में एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से की जाएगी, जिसमें विभाग की टीम मौजूद रहेगी। इसमें हमने ये सोचा है कि एक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लगभग हमारे जो शहर के 510 के आसपास जो विक्रम्स हैं, इनकी गाड़ी की कंडीशन देखी जाएगी, वाहन मालिकों का और ड्राइवर्स का दोनों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें हमारी पुलिस से वार्ता हो गई है, एक ऑफिसर वहाँ से डिप्यूट होगा, एक हमारी टीम यहाँ से डिप्यूट होगी, और हम रेंजर्स ग्राउंड में हमारे जहाँ पर गाड़ियों को आजकल हम सीज कर रहे हैं, तो हमारे पास पर्याप्त स्थान है, तो हम 8 से 10 दिन का समय लेते हुए इन सभी विक्रम चालकों का हम सत्यापन करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पर्यटन और स्थानीय यात्रा के लिए प्रमुख केंद्र काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर रेंटल बाइक संचालकों की बड़ी लापरवाही और मनमानी का मामला सामने आया है। हर दिन हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इस स्टेशन पर बाइक रेंटल सेवाओं का कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही नियमों का खुला उल्लंघन भी तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रेंटल बाइक संचालक यात्रियों को स्कूटी और बाइक किराए पर दे रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट श्रेणी का है। ऐसा पूरी तरह से अवैध है, और सबसे गंभीर बात यह है कि बाहर से आने वाले कई यात्रियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है, और संचालक उनका इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसा ज्यादा वसूलते हैं और बिना लाइसेंस के ही उन्हें बाइक पकड़ा देते हैं। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान को भी गंभीर जोखिम में डालने जैसा है। बाइक कैब स्कीम के तहत जो गाड़ियां, जो भी इसके रजिस्टर्ड ओनर हैं, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस तरह का अनधिकृत संचालन पाया जाता है, जो परमिट की शर्तें हैं जो उनको दी गई हैं, अगर उसका वो उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम एक अभियान लगाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास से काफी रेंटे बाइक दी जाती हैं, तो जो भी इस तरह के अनधिकृत संचालन है, उन पर रोक लगाएंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।